हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम पूर्वी मैदानी भाग देख के चलेंगे। पूर्वी मैदानी भाग के बारे में वो सब कुछ जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, सब कुछ हम लेकर चलेंगे। आपके वीडियो देखते देखते सब कुछ याद भी हो जाएगा। बस आप जो भी मैं बताऊं उसको अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आप चाहें तो साथ साथ नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताता हूं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, सीधी सीधी पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग के बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये राजस्थान का काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। मैदानी भाग है अर्थात ये राजस्थान का उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बारे में हम बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर है, जहां 39% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के 23% भूभाग पर है जहां 39% जनसंख्या निवास करती है। कुछ बुक्स में आपको 23.3 भी मिल सकता है, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। आपसे एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा तो टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। आपको 23 या 23.3% भाग आपको ध्यान रखना है, जहां 39% जनसंख्या निवास करती है। मतलब यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक है। सर्वाधिक कैसे हैं? हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखा था जो 61% भूभाग पर था, जहाँ 40% जनसंख्या निवास करती थी। अरावली पर्वतीय प्रदेश देखा था जो हमारे 9% भूभाग पर था और जहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। इसकी हम बात करें तो 23% भूभाग पर है जहां 39% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक हो जाएगा। अब ये क्षेत्र आता कहाँ है? तो जो हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश देखा था उसके पूर्व में ये स्थित है। हमारा जो पूर्वी मैदानी भाग है वो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्वी मैदानी भाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें दोस्तों मुख्यतः तो 10 जिले आते हैं। जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और हमारे नीचे वाले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये 10 जिले आते हैं। जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, नीचे वाले तीनों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अगर कहीं किसी बुक्स में आपको 12 मिलते हैं तो यहाँ पे अलवर और अजमेर को भी ऐड कर दिया जाता है। अलवर और अजमेर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मुख्यतः इसमें 10 ही जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जलवायु कैसी पाई जाती है? यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ होती है। फिर हमसे पूछा जाता है जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका ढाल किस तरफ है? पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस तरफ है? तो दोस्तों, इसका ढाल पूर्व की तरफ है। तभी तो ये जो नदियाँ हैं जो पश्चिम से बहकर पूर्व की तरफ आती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। पश्चिम से बहकर पूर्व की तरफ आएंगी और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, क्योंकि जो नदियां हैं जिधर ढाल होता है उधर ही जाती हैं, इसीलिए इसका ढाल पूर्व की तरफ है और ये जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब दोस्तों, ये जो पूर्वी मैदानी भाग है इसको हम 3 उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं। बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन, इन 3 विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनास बेसिन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ देख लेते हैं। बनास बेसिन के बारे में दोस्तों हम बात करें तो बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र बनास बेसिन कहलाता है। अर्थात बनास और उसकी जो सहायक नदियां हैं उससे मिलकर बनास बेसिन बनता है। बनास बेसिन के बारे में हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, पिडमांट क्या है, मालपुरा के मैदान क्या है, मेवाड़ के मैदान क्या है, खेराड़ क्या है। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से देख के चलेंगे। जैसे जैसे मैं बताऊं आप ध्यान देना, आपके बताते बताते याद भी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पिडमांट की। दोस्तों, पिडमांट की हम बात करें तो देवगढ़ और राजसमंद के मध्य, देवगढ़ और राजसमंद के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसे ही हम पिडमांट कहते हैं। देवगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त जो मैदान है उसे ही हम पिडमांट कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं मालपुरा के मैदान क्या हैं। मालपुरा के मैदान क्या हैं? तो दोस्तों, मालपुरा टोंक से लेकर करौली के मध्य जो उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है जो बनास नदी बनाती है,
बनास नदी द्वारा निर्मित मालपुरा और करौली के मध्य उपजाऊ जो क्षेत्र है उसे ही हम मालपुरा के मैदान कहते हैं। तो बनास नदी द्वारा निर्मित मालपुरा और करौली के मध्य जो उपजाऊ मैदान है उसे ही हम मालपुरा के मैदान कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मेवाड़ के मैदान। मेवाड़ के मैदान कौन से हैं? जो मेवाड़ वाला क्षेत्र आएगा उसे मेवाड़ के मैदान कहेंगे। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, इसका ये जो भाग है इसे हम मेवाड़ के मैदान कहते हैं, जो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ का मैदान क्यों प्रसिद्ध है? मक्का के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जो भाग है इसे मेवाड़ के मैदान कहते हैं, जो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। खेराड़ क्या है? खेराड़ के बारे में हम बात करते हैं। जहाजपुर से टोंक के मध्य स्थित जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसे हम खेराड़ कहते हैं। जहाजपुर भीलवाड़ा में आता है। जहाजपुर और जो टोंक है इसके मध्य जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसे ही हम खेराड़ कहते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थोड़ी सी हम बनास नदी के उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम में ये चंबल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम में ये चंबल में जाकर मिल जाती है। जब हम राजस्थान की नदियां करेंगे तब इन सब को और अच्छे से करके चलेंगे। बनास नदी, चंबल नदी, जितनी भी नदियां हैं सबको और अच्छे से करके चलेंगे, वहां आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम पूर्वी मैदानी भाग के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन के बारे में वो सब कुछ जो बार बार रिपीट होता है वो हम देख लेते हैं। चंबल नदी के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, चंबल नदी बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। चंबल नदी बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। बीहड़ क्या होता है दोस्तों? जो नदी का बहाव होता है, नदी के बहाव से जो कटाव से उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, जो अपर्दन होता है उससे जो उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है उसे ही हम बीहड़ कहते हैं, उसे ही बीहड़ कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी ही राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, जहाँ पे डाकू पाए जाते हैं। आज भी जो बीहड़ क्षेत्र है चंबल नदी का, वहाँ पर डाकू पाए जाते हैं। इसका ही पठारी भाग डांग कहलाता है। जो चंबल नदी है इसका जो बीहड़ भूमि है, इस बीहड़ भूमि का पठारी भाग ही डांग कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ बीहड़ है वहीं डांग है, जहाँ पे बीहड़ पाए जाएंगे वहीं डांग है, इसे ही डांग क्षेत्र कहते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बीहड़ और डांग दोनों साथ याद रखने हैं। अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, जो डाकू हैं वो डांग रखते हैं। आजकल तो डाकू भी अपडेट हो गए, बंदूक वगैरह रखने लग गए, तो पहले ये जो डाकू थे ये डांग रखते थे। तो आपको इसे ध्यान रखना है, जो डाकू हैं वो डांग रखते हैं। दोस्तों मैंने आपको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बताया था कि लाठी सीरीज के बारे में। लाठी क्या है, लाठी सीरीज क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में सबको आंसर करना है कि लाठी सीरीज क्या है। और साथ साथ डांग आपको पता ही है, जो बीहड़ भूमि है वहीं डांग पाए जाते हैं। जो बीहड़ भूमि का जो पठारी क्षेत्र है उसे ही हम डांग कहते हैं। दोस्तों जो चंबल नदी है वो जानापाव की पहाड़ी मऊ एमपी से निकलती है और यमुना में मिलने तक काफ़ी बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ी मऊ एमपी से, अर्थात मध्य प्रदेश से निकलती है और ये यमुना में मिलने तक काफ़ी बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। चंबल के बारे में थोड़ी सी बात और मैं बता देता हूँ आपको। चंबल ये कौन कौन से राजस्थान के ज़िलों में बहती है? राजस्थान के सबसे पहले ये जिले में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में। च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, ऐसे याद रखना, च से चंबल और च से ही चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले प्रवेश करती है। बाकी जो ज़िले हैं उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी जो ज़िले हैं उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। इतना ध्यान रखना, कोट में बूंदी सवाई ली ढोल, कोट में बूंदी सवाई ली ढोल। कोट से हो जाएगा कोटा, में से कुछ नहीं है, बूंदी बूंदी, सवाई सवाई माधोपुर, ली से हो जाएगा करौली। एक दो बार बोलो, ली करौली करौली करौली, तो ली से हो जाएगा करौली और ढोल से हो जाएगा धौलपुर। कोट में बूंदी सवाई ली ढोल। वैसे भी कोट से कोटा,
में से कुछ नहीं होता और में से राजस्थान का कोई जिला शुरू भी नहीं होता है। कोट में बूंदी, सवाई माधोपुर, ली करौली, ढोल से ढोलपुर। तो इन जिलों में ये बहती है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ आएगा जो आपके च से याद हो जाएगा, च से चंबल और च से चित्तौड़गढ़। बाकी चंबल नदी के बारे में भी विस्तार से हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तब और अच्छे से देख के चलेंगे, वहाँ मैं आपको और अच्छी ट्रिक्स हैं बताऊँगा। अब दोस्तों हम माही बेसिन के बारे में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें। माही बेसिन को छप्पन बेसिन नाम से भी जाना जाता है। ये जो माही बेसिन है इसे छप्पन बेसिन के नाम से भी जानते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य का क्षेत्र है उसे छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 56 गाँव का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। ये उपजाऊ क्षेत्र है जो 56 गाँव से बना हुआ है। 56 गाँवों का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होने के कारण ही इसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कांठल क्या है? तो दोस्तों माही नदी है। माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में काठल नाम से जाना जाता है। माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में कांठल नाम से जाना जाता है। तो कांठल भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है ये वागड़ नाम से प्रसिद्ध है। ये जो भाग है राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये वागड़ नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग के बारे में वो सब कुछ जो एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। वीडियो जितना हो सके दोस्तों आपके फ्रेंड्स में शेयर किया करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।